गार्जियन आते हैं और पूछते हैं कि भाई हम वहाँ भी गए, यहाँ भी आए और फिर वहाँ भी गए। कई सारे इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर में हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट शालीमार बाग में हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट साउथ दिल्ली में हैं, फिर आपके यहाँ ऐसा क्या खास है? देखिए, आज मैं इसी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे सारे मित्रों ने एम्बिशन में मुझसे कई सवाल पूछे कि सर, गार्जियन आता है, बच्चा आता है, क्लैट के विद्यार्थी आते हैं, आईएएस के, लॉ ऑप्शनल के स्टूडेंट्स आते हैं, जुडिशियल सर्विसेज के बच्चे आते हैं, न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, और अब तो ये बता रहे हैं कि लॉ करने वाले बच्चे भी आ रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं एलएलबी में, कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ूंगा, मैं एम्बिशन में पढ़ूंगा। अब उनका सवाल आता है, जैसे आपने सुना होगा, हमारी कोचिंग की दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट इकलौता नहीं है। हमने सुना है कई सारे लॉ एकेडमी भी हैं और कई सारी संस्थाएं हैं। मैंने सुना है बहुत जगह लोग बहुत पढ़ाते हैं, बट एम्बिशन ही क्यों चयन करे इसका? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इट इज माई हम्बल ड्यूटी टू आंसर दिस क्वेश्चन विद ऑल क्लैरिटी। सो लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन कि एम्बिशन ही क्यों? देखिए, हमने पढ़ाने की एक विशेष तरकीब, एक विशेष तकनीक बनाई है। हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम आपको लॉ सिखा रहे हैं। और जब मैं बोल रहा हूं कि लॉ सिखा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमारा काम है आपके दिमाग में, आपके रूह में इस बात को डाल देना कि ये लॉ क्या कहता है। जैसे बच्चा आया, सीआरपीसी के 37 चैप्टर, 484 सेक्शंस, वो देख के घबराया। सीपीसी का 158 सेक्शन और 51 ऑर्डर। अब पूछा क्या करें सर? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, आपको तरकीब सीखनी है, तकनीक सीखनी है, तरीका सीखना है। और यदि आप सीख जाओगे तो आपको आंसर राइटिंग बहुत अच्छी आएगी, आपका प्रिलिमिनरी पास होगा, आप मेंस पास करोगे, आप इंटरव्यू भी पास करोगे। अब वो क्या है तरकीब, क्या है तकनीक, आप कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं? हम बहुत सारे फॉर्मूले अपनाते हैं। मैं आपको यदि बताऊंगा तो फॉर्मूले की लंबी फहरिस्त है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, we use rather in our class one technology called library technology. आप कहेंगे ये क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां लाखों करोड़ों पुस्तकें होती है। उन लाखों करोड़ों पुस्तकों में आप कैसे किताब ढूंढेंगे, कैसे आप चीजों को प्राप्त करेंगे एक बार में? ठीक वही काम हमने सीआरपीसी को पढ़ा, सेक्शन 154 को पढ़ा। बच्चा आया, पूछा कितने सब सेक्शन है? मैंने कहा 3। पूछा 29 में कितने सब सेक्शन है? मैंने कहा 4। 28 में कितने सब सेक्शन है? मैंने कहा 3। और ऐसे ही कई बार मुझसे वो सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। आप कहेंगे क्या है, कैसे? एक तो सवाल मैं आपको बताऊं, कल ही पूछ रहा था बच्चे से कि साहब ये बताओ, जब भी मैजिस्ट्रेट लिखा होता है, मैं कॉग्निजेंस पढ़ा रहा था तो उसमें लिखा रहता है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का मतलब क्या? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है? ये लिखा कहाँ है? मैं आपको बताऊं, कोई इतनी ध्यान से नहीं पढ़ता, ना पढ़ाता है, बट हमने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया ये आपको अंत में बताऊंगा, सुनते रहिएगा मेरी बात को, मैं अंत में इसका उत्तर जरूर दूंगा। लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि चाहे वो आईएएस की तैयारी हो या क्लैट की तैयारी हो या ये जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी हो, एम्बिशन में क्या खास है? तो एम्बिशन में ये खास है कि देखिए, सबसे पहले हम पढ़ाने में 5 pronged स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर मेथोडोलॉजी से पढ़ाते हैं। हमारी पेडागोगी जो है वो क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड है। जैसे हम एफआईआर पढ़ाने जा रहे हैं तो हमने आपको बताया कि एफआईआर में साहब इतने सवाल हैं, तकरीबन 40। क्या आप सोच पाए कभी ये 40 सवाल हैं? मैंने पूछा एक बच्चे से सवाल कि एसएचओ नहीं करता एफआईआर तो एसपी के पास जाओगे, एसपी नहीं करता तो तुम मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, और मैजिस्ट्रेट नहीं करता तो कहां जाओगे? तुम हाई कोर्ट जाओगे। लेकिन ये बताओ कि मैजिस्ट्रेट के सामने क्या एक्यूज को सुनवाई का अधिकार है? क्या हाई कोर्ट के सामने एक्यूज को सुनवाई का अधिकार है? अब मैं ये डीप एनालिसिस कर रहा हूं।
एक बच्चे ने पूछ दिया क्या एफआईआर के लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आवश्यक है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा सर मैंने कहीं पढ़ा है। मैंने कहा ये धारा 41 में लिखा होगा लेकिन 154 में नहीं लिखा है। यदि आप लॉ के विद्यार्थी हो, जानते हो तो देख लेना एक बार ध्यान से। धारा 41 में जरूर लिखा है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगा तभी आप अरेस्ट कर पाओगे, लेकिन एफआईआर लिखने के लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस चाहिए। तो देखो हम बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर पेडागोगी से पढ़ाते हैं, बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं, हम जब बेयर एक्ट पढ़ाते हैं या लॉ पढ़ाते हैं, हमारा फोकस है व्हाई द लॉ इज लाइक दिस, नॉट व्हाट द लॉ इज। और जब आप व्हाई द लॉ इज समझ लेंगे ना तो व्हाट द लॉ इज वेरी इजी। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। आपने पूछा 154 में सर ये बताओ 3 ही उपधाराएं क्यों हैं, और 154 में प्रोवाइडो में क्या लिखा है, कितने अपराध लिखे हैं। 2013 में आपने संशोधन किया था, आपको पता होगा, और कितने अपराध आपने जोड़ दिए। मैंने कहा वुमेन रिलेटेड ऑफेंस जोड़ दिए। निर्भया कांड के आफ्टर मार्च में ये हुआ था, 2012 में निर्भया कांड हुआ था, 2013 में हमने संशोधन कर दिया फरवरी माह में। हमें याद है कितने ऑफेंस है, मुझे अच्छी तरह से याद है। सेक्सुअल ऑफेंस सारे लिख दिए हमने, 376 के सारे वेरिएंट, 354 के सारे वेरिएंट, 509 लिख दिया आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, क्योंकि वो महिलाओं से संबंधित बातें थी। निर्भया कांड के परिप्रेक्ष्य में आया था, एसिड अटैक भी महिलाओं पर भी हो रहा था, तो हमने ये बातें लिख दी उसमें। अब यदि मैं ये बात समझ लूं कि ये संशोधन क्यों आया, किस परिप्रेक्ष्य में आया, तो मुझे ये भी याद है कब आया होगा, 2013 में आया होगा। और क्या क्या आया होगा, जो महिलाओं को संबंधित अपराध है, महिलाओं से संबंधित अपराध जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे थे वही आए हैं। तो मुझे देखिए ये बताना है बच्चों को व्हाई द लॉ इज लाइक दिस, नॉट ओनली व्हाट द लॉ इज। तीसरी पेडागोगी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूं। मुझे बच्चों को यहां पर यह बताना होता है कि देखिए आपका काम यही समाप्त नहीं हो गया कि आपने क्वेश्चन लिख लिए, आपने कुछ बेयर एक्ट के सेक्शंस रट लिए, या आपको हमने समझा इस तरह से दिए कि आपको याद हो गया। रटने की तो जरूरत ही नहीं है, यही समाप्त नहीं होता। अब आती अगली बात कि साहब आप उन चीज़ों को रिटेन करते हैं, समझते हैं, क्या आप उसको उसी प्रकार से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जैसे मैं चाहता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, या हमारे अन्य साथी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जो बहुत बेहतरीन पढ़ाई करा रहे हैं यहाँ पर, आप कैसे करेंगे उसको? तो उसके लिए हम लोग क्लास में एक प्रक्रिया अपनाते हैं। हम आपको एक आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन वैसे होते हैं जो डीजीएस और हरियाणा और पंजाब में बड़े बड़े सवाल आते हैं फैक्ट पर आधारित। 2022-23 के केस पे हमने सवाल बनाए और हमने वही एग्जाम में दे दिया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वही सवाल परीक्षा में आएंगे, और आते हैं। आएंगे नहीं, मैं भविष्य काल की बात नहीं कर रहा, मैं बीते हुए कल की बात कर रहा हूं। आए हुए हैं सवाल, और इसीलिए प्रथम रैंक लेके हम बार बार आते हैं। ये कोई अनहोनी घटना नहीं है, ये एक साधारण प्रक्रिया, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस हियर। So we contemplate questions which will be asked in examination. It's not an easy task, I tell you. It requires a lot of research. It requires a lot of brainstorming, and that our legal research team do and does. बहुत सारे लोग हैं उसमें शामिल, इसलिए डू कहा, हम भी करते हैं इसलिए डज भी कह दिया। तो आप बात को समझिएगा, बात को ध्यान से। तो हमने कहा हम क्वेश्चन आंसर पेडागोगी में पढ़ाते हैं, हम आपको व्हाई द लॉ इज पढ़ाते हैं। व्हाट द लॉ पढ़ाना बहुत आसान है, सारे विश्वविद्यालय, सारी कोचिंग संस्थाएं व्हाट द लॉ इज पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं व्हाई द लॉ इज लाइक दिस। ऐसा क्यों है? अभी एक चर्चा हो रही थी टीपीए की, मैंने कहा देखो ये ट्रांसफर है, तो तुम ही बता दो ट्रांसफर कितने प्रकार से होगा। तो बच्चे ने खुद कहा साहब हम सेल कर सकते हैं, मॉर्टगेज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, हम गिफ्ट कर सकते हैं, हम एक्सचेंज कर सकते हैं। मैंने कहा यही तो लिखा है टीपीए में, और लिखा क्या है? और लिखा क्या है? कुछ भी नहीं। बच्चे ने पूछा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने प्रकार के रिलीफ होंगे? हमने कहा एज पर स्पेसिफिक, एज पर 7। ये तो बड़ा चमत्कारिक है। ये दिव्य दरबार भी है और लॉ दरबार भी है। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं, आप कहीं पढ़ो, यदि यहां नहीं पढ़ रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। लॉ इतना सरल हो सकता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आप कहोगे सर प्रिलिमिनरी मेंस कैसे तैयारी कराते हो, लॉ कैसे पढ़ाते हो? हम एलएलबी के लिए पढ़ रहे हैं, हमें क्या हेल्प करेगा यूनिवर्सिटी में? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि कोई भी क्वेश्चन, तुम चाहे एलएलबी कर रहे हो, चाहे तुम आईएएस की तैयारी करो, चाहे तुम क्लैट की तैयारी करो, चाहे तुम जुडिशरी की तैयारी करो, कहीं ना कहीं तो तुम्हें लॉ की समझ बनानी ही पड़ेगी, या किसी भी चीज की समझ बनानी पड़ेगी।
तो उसके लिए हम बच्चों को समझाते हैं आप कैसे ये समझ बनाएंगे। तो मैंने कहा कि साहब हम बच्चों को वाई द लॉज तो सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं क्वेश्चन आंसर का। भी मैं आपसे कह रहा था 2022-23 के सवाल आप देख लो, क्लैट का पेपर उठा के रिसेंट केसेस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम पढ़ा रहे हैं अभी क्लास में रिसेंट केसेस के क्वेश्चंस। अभी हम लोग रिसेंट केसेस पर डिस्कशन करा रहे हैं अपने क्लैट की क्लास में, और आईएएस और जुडिशियल क्लास में तो ये होता ही होता है, मैंडेटरी है। तो मैं आपको बताऊं, जुडिशरी की क्लास में हम लोग इस पे बहुत वर्क करते हैं, बहुत काम करते हैं। हम बच्चों को एक एक सेक्शन पढ़ाते हैं ताकि बच्चे सेक्शन से याद कर सकें। हम सब सेक्शन भी क्यों आया ये भी सिखाते हैं बच्चे को। अभी आपको बताया था मैंने, ये बात अभी बताया था ना, सेक्शन 28, 29, 154 मुझसे सब पूछते हैं और मैं सब बताता हूँ। अब आगे चलते हैं हम, और क्या कराते हैं आप। देखो, जब हम पढ़ाते हैं तो हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अभी मैंने कहा था आपको वन वर्ड टेक्नोलॉजी। ये वन वर्ड टेक्नोलॉजी क्या है? तो जैसे मुझे कुछ भी पढ़ना है, जैसे 164 पढ़ना है कन्फेशन, तो मैं उसको बताऊंगा कौन कन्फेशन देगा, कौन कन्फेशन लेगा, who will give confession, who will take confession, why confession, how confession। अब देखो मैं WH questions बना रहा हूं। Where confession? In court. Who will take? Judicial magistrate. Who will give confession? The accused consent. Can he go himself? Or is it necessary that police will take him to the magistrate? So all these questions are answered with all precision and niceties. हम ये नहीं कहते कि law is mathematics, but we try to maintain mathematical accuracy in our legal acumen. And how do you do it? It requires now wide range of reading from the side of the teachers. And that is what we do in the class, what we do outside the class. अब उसके बाद हम क्या कराते हैं, हर दिन 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, लगभग रेगुलर टेस्ट होता है हमारे यहाँ। क्यों कराते हैं? आज मैंने पढ़ाया, कल आपका सुबह में मैंने टेस्ट ले लिया, आप पढ़ने के लिए कंपेल्ड हो गए। बीच बीच में हम मेंस के टेस्ट भी लेते हैं। अब जब आप पढ़ने के लिए कंपेल्ड हो गए, अब उसकी चेकिंग होगी। चेकिंग करके आपको बता दिया जाएगा कि आपके 25 में से 15 सही है, 18 सही। तो एक कॉम्पिटिशन की भावना भी हम उत्पन्न करते हैं। अब आप कहोगे सर ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको तो पता ही है कि भाई जुडिशियल सर्विसेज में खास करके क्या होता है, लोकल लॉज होते हैं। ठीक है, लोकल लॉज फैक्चुअल है, आप बात को समझोगे। बाकी लॉ कॉन्सेप्चुअल है। लोकल लॉज को भी पढ़ने का तरकीब हम बताते हैं। व्हाई द लॉ इज लाइक दिस। इस ऑफिसर का क्यों ये पावर है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। यदि आप समझने लगोगे तो आपको लगेगा लॉ तो बहुत आसान है। मैं आपसे जैसे कहूं कि आप गए थाने और आपने केस लिखाया और एसएचओ कहता है मैं नहीं लिखूंगा, कहां जाओगे? हायर ऑफिसर के पास। हायर ऑफिसर कौन होगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नहीं लिखता है, कहां जाओगे? मैजिस्ट्रेट के पास। तो देखो ये तर्क पे आधारित है। मैजिस्ट्रेट भी नहीं लिखेगा, कहां जाओगे? हाई कोर्ट के पास, रिवीजन में जाओगे। अब देखो, कई लोग कहेंगे हम 482 में जाएंगे, 226 में। भाई जब तुम्हें पावर हमने स्पेसिफिक दे रखा है रिवीजन का, तो क्यों जाना चाहते हो? वहां अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, आई एक्सेप्ट, बट व्हाई विल यू गो? इवन द हाई कोर्ट विल नॉट एनकरेज यू। सो दिस इज व्हाट इज लीगल लर्निंग। आपको समझना ही पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और जिस दिन ऐसा होने लगेगा, क्या तुम LLB कर रहे हो, क्या तुम IAS की तैयारी कर रहे हो लॉ से, क्या तुम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, क्या तुम क्लैट के लीगल क्वेश्चन बना रहे हो, तुम सब कर जाओगे। उसके बाद आता है बहुत बड़ा काम जो शायद ही कोई करता है, लेकिन हम करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। मैं बच्चे को बार बार बताता हूं कि देखो भाई, ऐसा है कि बाधाएं तो आएगी, और बाधाएं नहीं आएगी तो मंजिल प्राप्त करने में मजा नहीं होगा। हार तो मिलनी है, तकरार तो होना है, बट ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी। एक राजा क्या करता है, एक बार उसको एक बड़ा अच्छा पत्थर मिलता है, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर, बड़ा भारी सा पत्थर मिलता है। वो अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है इससे बड़ी सुंदर मूर्ति बनवा दो। मंत्री भी बड़ा खुश होता है, राजा ने आज मुझे आदेश दिया, ये तो मैं करके रहूंगा। वो मंत्री जाता है एक बहुत बड़े मूर्तिकार के पास और उसको कहता है कि भाई मेरी ये पत्थर से बहुत सुंदर मूर्ति बना दीजिए।
मेरी मूर्ति, मेरी तस्वीर नहीं बल्कि किसी देवी देवता की बहुत सुंदर सी प्रतिमा बना दो ताकि मैं राजा को दिखा सकूं। वो बहुत उस पर प्रयास करता है, बहुत प्रहार करता है, बहुत छेनी हथौड़ी चलाता है। He tries too hard and he is trying again and again, but he failed consistently, I tell you. बार बार वो फेल करता है। अब क्या होता है, मूर्तिकार हार करके मंत्री को वो पत्थर वापस देता, भाई कुछ नहीं होना इसमें। अब देखिए, वो मंत्री हार नहीं मानता, मंत्री को तो राजा को दिखाना था। मंत्री जाता है दूसरे मूर्तिकार के पास। दूसरे मूर्तिकार के पास जैसे ही वो पत्थर मिलता है, वो मूर्तिकार एक प्रहार करता है और उसको सफलता मिल जाती है। वो पत्थर टूट जाता है और वो उससे एक अच्छी सी प्रतिमा बना देता है और मंत्री बहुत प्रसन्न होता है और उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं, जो पहले को भी उसने प्रॉमिस किया था, इसको 100 स्वर्ण मुद्राएं देता है और भी बहुत सारे दान देता है। अब देखिए प्रेरणा क्या है इसका, नाउ कंक्लूजन क्या है, आप समझो बात को। हार नहीं मानना है। उसने 100 प्रहार किए, बट यदि लास्ट प्रहार किया होता तो 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वही पहले वाला व्यक्ति होता, लेकिन उसने हिम्मत हार गया, उसने हार स्वीकार कर ली। इसीलिए मुझे वो बड़ा सुंदर एक पोस्टर आता है, आपने सुना होगा, नो डिफीट इज फाइनल अनलेस यू एक्सेप्ट इट। तो आप हार को स्वीकार नहीं करो। मैं अपने हर विद्यार्थी को, चाहे वो क्लैट के बैच में हमारा 10th 11th 12th का विद्यार्थी हो, या आईएएस में एक बहुत ही मैच्योर स्टूडेंट जो आता है हमारे पास, या जुडिशियल सर्विसेज में, हम सबको यही समझाते हैं। और हम शुरुआत से आपको कह रहे हैं कि यदि आप लॉ पढ़ने का तरकीब, लॉ पढ़ने का तकनीक सही रखोगे तो ऐसा मनोरंजक विषय तो कोई है ही नहीं। आप किसी भी विषय पर चर्चा करो हमारे शिक्षकों से, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन हमने डिबेट किया क्लास में अभी, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट है? कैसे कहेंगे आप सबऑर्डिनेट है, कैसे कहेंगे आप सबऑर्डिनेट नहीं है? मैंने प्रश्न उठाए, ये बताओ फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में लिखा है तो तुमने फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में क्यों लिख दिया? बट देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, आई टेल यू why we wrote fundamental duties in part 4. There is reason behind that. You must be knowing, if you have read Constitution, that part 3, part 4 both are rights. Only thing is it is enforceable, that is not enforceable. अब बताओ fundamental duties, is it enforceable? No. So we kept it along with non-enforceable part, that is DPSP. तो DPSP के साथ हमने fundamental duty रखा क्योंकि वो भी नॉन एनफोर्सेबल है। आप बात को समझो, मैं संदेश क्या दे रहा हूं। आप LLB के विद्यार्थी हो और 3 साल आप कॉलेज में खराब करते हो, फिर मेरे पास आते हो, मैं कैसे सुधार करूंगा? देखो मेरी मानो, आई हैव दिस मैसेज फॉर एंटायर इंडिया। मैं सभी अभिभावक, सभी बच्चे, सभी लॉ के विद्यार्थी से ये अपील करूंगा, गहराई से सोचना, सावधानी से सोचना कि यदि आप इतने समय बिता करके आओगे, फिर मैं आपको 2 साल, 1 साल, 1.5 साल पढ़ाऊंगा, या आईएएस के कोर्स में 6 महीने पढ़ाऊंगा, क्लैट के कोर्स में क्रैश कोर्स कराऊंगा, या 6 महीने पढ़ाऊंगा, या साल भर पढ़ाऊंगा, या 2 साल पढ़ाऊंगा। कई तरह के कोर्स हम चलाते हैं, हाइब्रिड हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हम सभी तरह के कोर्स कराते हैं। आपको ये सब जानकारी तो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर मिल जाएगी, वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा। हम देखिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप यदि वास्तव में लॉ सीखना चाहते हो और चाहते हो कि आपके बच्चे लॉ सीखें, हम बात नहीं कर रहे हैं बिजनेस की और दिखावे की, ये बात है सच्चाई की, ये बात है ईमानदारी की, ये बात है राष्ट्र निर्माण की। और मैं बताऊं, जहां राष्ट्र निर्माण की बात आती है, सबसे पहले लॉ इज नेसेसरी टूल। आपको अच्छा जज बनना है, अच्छा अधिकारी बनना है, अच्छा प्रोसिक्यूटर बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, आपको लॉ की बहुत बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसीलिए मैंने एक पोस्टर भी बनाया अभी। मैं सभी से ये आग्रह करता हूं कि आप लॉ को पढ़ो, सभी से कहता हूं कि आप लॉ को पढ़ो। मैंने अच्छा सा एक पोस्टर बनाया कि आप इस विषय को पढ़ो और समझो कि इस विषय की महत्ता क्या है। ये विषय ऐसा है जो आपको हर परिस्थिति में मदद करेगा। और मैं बताऊं आपको सच्चाई से,
एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। कहते हैं एक डॉक्टर ने गलती कर दी तो एक आदमी मरेगा, इंजीनियर ने गलती कर दी तो 1000 आदमी मरेगा, और ऐसा हुआ है। लेकिन एक लॉयर ने गलती कर दी तो पूरा जनरेशन सफर करेगा। ये मैं कहता हूं आपसे। आपको पता है, अभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा, गहराई से समझिएगा। यदि ये लॉ बना दिया गया होता तो क्या इतनी सारी समस्याएं होती? नहीं होती, नहीं होती। आप गहराई से सोचेंगे, मैं आपको सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं, बट वो उत्तर दे रहा हूं कि आप जब पढ़ेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में, तो आपको दिखेगा वहां इस कोड में जब भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखते हैं, जिसका मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। ये बात कितने लोगों को पता है? मैंने कई विद्यार्थियों से पूछा है, तुम ये पढ़ते वो पढ़ते हो? मैंने कहा पढ़ने का तरीका सही करो। तुमने क्या पढ़ा? सीपीसी। अच्छा बताओ, सीपीसी का कौन है नायक, किसने बनाया? पता ही नहीं है। ऐसी पढ़ाई कैसे चलेगी? तुमसे पूछता हूं, आईपीसी कब बना? तुम कह रहे हो 1860। अरे भाई, आईपीसी कब प्रवर्तित हुआ भारत में, कब इन्फोर्स हुआ? अब तुम्हें पता ही नहीं कि 1862 में 1 जनवरी को हुआ था। अब तुम सोचो ऐसा क्यों हुआ? सीपीसी को किसी भारतीय ने, अर्ल रिचर्ड्स ने लिखा था। ये कितने लोगों को पता है? ये पढ़ाने, मैं हमेशा विद्यार्थी को दोष नहीं देना चाहूंगा, गार्जियन को दोष नहीं देना चाहूंगा। दोस्तों, ये शिक्षक का धर्म है, ये शिक्षक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवा दे। वो बच्चों को बताए कि देखो विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ना था तुम्हें लॉ, और ऐसे पढ़ना था तुम्हें विषय, और यदि तुमने ऐसे पढ़ लिया होता तो तुम्हारी समस्या ना आंसर राइटिंग की रहती, ना प्रिलिमिनरी पास करने की रहती, ना तुम्हें अच्छा वक्ता बनने में दिक्कत होती। तुम अच्छे अधिवक्ता भी बनते, अच्छे प्रवक्ता भी बनते, अच्छे अभियोजक भी बनते, अच्छे न्यायिक अधिकारी भी बनते, अच्छे पुलिस अधिकारी भी बनते, क्योंकि तुम्हें हम सेंसिटिव बनाएंगे। हम तुम्हें बताएंगे कि जब तुम एक केस का इन्वेस्टिगेशन करते हो तो तुम कितना बड़ा राष्ट्र का काम कर रहे हो, और जब न्याय का निर्धारण कर रहे हो उस वक्त भी तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो। मैं इसी सेंस ऑफ ड्यूटी से कि जब मैं क्लास में जाता हूं लॉ पढ़ाने, या मेरे अन्य साथीगण, वो यही समझ के जाते हैं हम राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। So we have sincere regard for the learning method and the teaching pedagogy. हम उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने अभी रिसेंट में एक कहा कि आप 50 इंपॉर्टेंट केसेस निकाल के हमें दे दो हर विषय का। क्यों भाई? तो 50 इंपॉर्टेंट केसेस यदि बच्चे पढ़ लेंगे किसी विषय में तो विषय समाप्त हो जाता है और उसको बहुत बेहतरीन ज्ञान मिलता है। अब आपने सुना होगा, भाई इस केस में इस न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया इस विषय में। भाई जब आप पढ़ोगे नहीं, उसकी तह तक नहीं जाओगे, न तो आपका लैंग्वेज बनेगा, न तो आपका लॉ बनेगा, न तो आपका लिटरेचर बनेगा। देखो, लिखना है तुम्हें, आंसर लिखना होता है, उसके लिए लिटरेचर की जरूरत होती है, लैंग्वेज की जरूरत होती है, भाषा, भाव, अभिव्यक्ति सब कुछ चाहिए। यदि तुम में ये नहीं है तो तुम परीक्षा में क्या दिखाओगे, क्या बताओगे एग्जामिनर को? वो किस आधार पर जानेगा कि तुम एक मेधावी छात्र हो, तुम एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो? वो तो इसी बात पे जानेगा कि तुमने अपने आंसर में क्या लिखा। अभी मैं डिस्कशन कर रहा था किसी से आईएएस की क्लास में, मैंने कहा ये बताओ, आईएएस वालों ने एक सवाल पूछ दिया, भाई इफ यू कमिट, if a single person commits wrong, it's civil. If it is committed by 2 or more, it becomes criminal. It looks like magical question, but this is the question. It is IAS question. So if you have not read to that detail, to that extent for IAS examination, I'm helpless. You don't blame the subject. You blame the method, my dear friend. Let us change the methodology. Let us change the thinking. Our attitude, our thinking will determine our altitude. So believe me, let us change the way of learning. Let us change the way of teaching and let us change the way of thinking. मैं गार्जियन से भी कहता हूं कि बच्चे को यहाँ शुरुआत से भेजना है, LLB करने के बाद नहीं भेजना, IAS करने के लिए और जुडिशियल सर्विसेज LLB के दौरान भेजना है और पहले वर्ष से भेजना है। क्लैट की तैयारी करानी है, आप यहां भेजिए बच्चे को, हम शुरुआत से ही उसे ऐसा लॉ पढ़ाएंगे, कोई LLB में भी जाएगा तो बहुत अच्छा महसूस करेगा। बहुत सारे भारत में क्लैट की कोचिंग चल रहे हैं आजकल।
बट क्या वो लॉ की पढ़ाई में वो गुणवत्ता दे पा रहे? देयर इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। सिर्फ फोटो छाप लेने से, तस्वीर छाप लेने से आप अच्छे शिक्षक नहीं बन जाते। अच्छा शिक्षक बनना साधारण कार्य नहीं है, और चाणक्य ने तो कहा था शिक्षक साधारण नहीं होता। ये व्यापार नहीं है, ये संस्कार है, ये शिक्षा है, ये धर्म है। मैं इन्हीं बातों से आप सभी को फिर से कहूंगा कि आप सोचिएगा जरूर, हमें ध्यान से सुनिएगा जरूर, और हमारे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में जरूर एक बार आइएगा। हमने बेहतरीन संस्था जीटीबी नगर में भी बनाई है। जीटीबी नगर हमारे जीटीबी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास ही है। ये हमने बड़ी सी संस्था 15,000 स्क्वायर फीट में यहाँ बनाई है, और हमने इसलिए बनाई है, हमने यहाँ कोर्ट रूम भी बनाया है, हमने यहाँ क्लासरूम भी बनाया है, हमने यहाँ ट्यूटोरियल क्लासेस भी बनाई है। आपने सुना कोई ट्यूटोरियल क्लास बनाता है? आपने सुना कोई कोर्ट रूम बनाता है? हमने बनाया। क्यों? हमारे दिमाग में एक अलग संकल्पना है, हम एक अलग प्रकार से चल रहे हैं, हमारी एक अलग सोच है, हम इसको धर्म समझते हैं, हम इसको अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि आप अपनी सोच बदलें, बच्चों का भविष्य बदलें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।